अपना जो टॉपिक चल रहा था बी सेकेंड ईयर के मोहम्मद बिन तुगलक की योजना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजना के बारे में मैंने 3 योजनाओं पर विचार विमर्श किया। पहला था दुआब में करवृद्धि, दुआब में करवृद्धि। पहला क्या था अपना दुआब में करवृद्धि। दूसरा था राजधानी परिवर्तन, कौन सा था राजधानी परिवर्तन। और तीसरा था सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, प्रचलन। और चौथा है अपना जो खुरासान विजय योजना, खुरासान विजय योजना, खुरासान विजय योजना। और 5वां है कराचिल अभियान। कौन सा है कराचिल अभियान। ये मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी। इन योजनाओं में के अंतर्गत हमने 3 योजनाओं पर चर्चा कर ली है। अब चौथी योजना है अपनी खुरासान विजय योजना। इसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। खुरासान विजय योजना और खुरासान का सही भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में मतभेद है। खुरासान का सही भौगोलिक कहाँ पर है, जैसे कि बर्नी इसको क्या मानता है ईरान, बर्नी ने ईरान माना है। और फरिश्ता ने इसको ईरान तुरान के रूप में दिया, ईरान तुरान। यानी कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है इसमें इतिहासकारों में मतभेद। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्य एशिया का ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र, कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं मध्य एशिया का ट्रांस ऑक्सियाना, क्या मानते हैं मध्य एशिया का ट्रांस ऑक्सियाना। यानी कि इसकी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में इतिहासकारों में क्या है मतभेद है। यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में इतिहासकारों में काफी मतभेद है। बर्नी कौन सा क्षेत्र मानता है ईरान को मानता है, फरिश्ता मानता है ईरान और तुरान। कुछ इतिहासकार यानी उनका नाम नहीं दिया है तो मध्य एशिया के ट्रांस ऑक्सियाना को मानता है। यह बयान तर्माश्री और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का मैत्री परिणाम था, क्योंकि उस समय मध्य एशिया की राजनीति में एक शून्यता आ गई थी। यानी मध्य एशिया की राजनीति में क्या आ गई थी शून्यता। और उस शून्यता को भरने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी खुरासान विजय योजना। और इसकी पूर्ति के लिए उन्होंने एक विशाल सेना का संगठन किया, विशाल सेना 3,75,000 सैनिक तैयार, 3,75,000 3,70,000 सैनिक तैयार किए थे। और उसके लिए उन्होंने 1 लाख का, इसके लिए उन्होंने 1 वर्ष का वेतन अग्रिम दे दिया। अग्रिम यानी कि एडवांस, 1 वर्ष का वेतन एडवांस दे दिया।
इस सेना में दो आपके राजपूत, दो आपके राजपूत और मंगोल को भी सम्मिलित किया। यानी कि इस सेना के अंतर्गत उन्होंने जब विशाल सेना तैयार की 3,70,000 की और 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया, उसमें राजपूत और मंगोल भी उसमें सम्मिलित किए गए। किंतु सेना जैसे ही कूच करना चाहती थी तो मध्यदेश की राजनीति में परिवर्तन हो गया। जैसे सेना कूच करने वाली थी तो मध्यदेश की राजनीति में परिवर्तन हो गया और तम्रासरीन अभ्यस्त कर दिया गया और मिस्र और ईरान में संधि हो गई। मिस्र और ईरान में संधि हो गई, यानी कि तर्कसरीन को अभ्यस्त कर देगा और मिस्र और ईरान में संधि हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी योजना को त्यागना पड़ा क्योंकि अधिकांश सेना भंग कर दी गई थी। अब जब सेना भंग कर दी गई थी, अग्रिम वेतन दे दिया गया था, तो उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो सेना को वेतन दे दिया गया था वो वापस नहीं आ सकता, अर्थव्यवस्था उसकी कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि योजना का त्यागना सुल्तान की बुद्धिमत्ता का सूचक है। सुल्तान की इस नीति में बहुत आलोचना की गई, किंतु आलोचना होते हुए भी यह मानना पड़ा कि उस नीति तर्कसंगत थी। अब क्या हुआ, जो सैनिक इसमें भर्ती किए गए थे उन सैनिकों को वापस जब निकाल दिया गया था तो सैनिकों में क्या हुआ, असंतोष हो गया। असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। उधर राजपूत और मंगोल जो सैनिक भर्ती की उसमें भी असंतोष की भावना हो गई थी। अब बात करते हैं कि उत्तर पर्वत जो श्रृंखला थी उसकी सीमाओं को सुदृढ़ करने के लिए भेजा तो विशाल सेना को काफी दंड व्यय किया गया था। इस सेना की आर्थिक स्थिति दुर्बल हो गई। सेना से निकाले गए सैनिक में संतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया। सुल्तान की योजना सफल रही और उसके लिए उसको प्रसिद्धि में कमी आई। यानी कि जो सैनिकों को वेतन भी दे दिया गया, अग्रिम वेतन दे दिया गया, सैनिकों को भर्ती की गई, इससे क्या उसको अर्थव्यवस्था एकदम कमजोर हो गई थी और अर्थव्यवस्था जब कमजोर हो गई थी तो उसको अपने शासन चलाने में कठिनाई महसूस होने लगे क्योंकि उसके चारों विद्रोह होने लग जाएंगे। इसलिए उसकी प्राथमिक योजना उसको त्यागनी पड़ी थी। इसके बाद आता है अपना कराची अभियान। कौन सा आता है, कराची अभियान। अब कराची अभियान में इसी प्रकार के इतिहासकारों में मतभेद है। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वपूर्ण योजना कराची अभियान, कराची विजय योजना और खुरासन और ट्रांसआक्सियाना से जोड़ता है। खुरासन विषय को सफल बनाने के लिए सुल्तान ने कराची विजय की योजना बनाई। बर्नी के अनुसार कराची भारत चीन के मध्य स्थित है। बर्नी क्या कहता है, कराची भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य है कराची लगा। इब्न बतूता लिखता है कि कराची पहाड़ दिल्ली से 10 मील की दूरी पर स्थित है। इब्न बतूता लिखता है, इब्न बतूता
इब्न बतूता लिखता है ये दिल्ली से 10 मील दूर है। कौन लिखता है? इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली से 10 मील दूर। फरिश्ता के अनुसार हिमालय तथा चीन के मध्य प्रदेश को जीतना चाहता था। फरिश्ता का क्या कहते हैं? हिमालय और मध्य प्रदेश। फरिश्ता हिमालय व मध्य, हिमालय और मध्य के प्रदेश, हिमालय और मध्य के प्रदेश को जीतना चाहता था। इसके बाद उद्देश्य चीन पर विजय प्राप्त करना। इसके बाद वो चीन पर विजय प्राप्त। कराची के बारे में इतिहासकारों में विभिन्न विचार प्रस्तुत हैं। गॉर्डन ब्राउन के अनुसार मध्य हिमालय का कल्लू और कांगड़ा का क्षेत्र। गॉर्डन ब्राउन क्या कहता है कि ये हिमालय का कल्लू और कांगड़ा का क्षेत्र है। हिमालय का कल्लू व कांगड़ा का क्षेत्र। मेहंदी हुसैन गढ़वाल और कुमायूं का प्रदेश। मेहंदी हुसैन गढ़वाल व कुमायूं, गढ़वाल कुमायूं का क्षेत्र। हिमालय की तराई में सुरक्षित हिंदू राज्य था। अभी तक यहाँ पर आक्रमण से सुरक्षित था। सुल्तान इस उद्देश्य से चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करना नहीं था, बल्कि तराई के हिंदू राज्यों को अपनी पूर्वसत्ता के अंतर्गत लाना। जो कहते हैं कि जो तराई का जो मैदान था वो एक हिंदू क्षेत्र था, और हिंदू क्षेत्र होने की वजह से उस क्षेत्र को, तराई के क्षेत्र को ये जीतना चाहता, नहीं कि चीन और तिब्बत, चीन व तिब्बत। अब बात होती है कि तराई के क्षेत्र को जीतना चाहता। सुल्तान ने कराचल के विरुद्ध 10,000 सैनिकों को, कराचल के विरुद्ध 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी दी। अपने भांजे खुसरो मलिक के नेतृत्व में, अपने भांजे खुसरो मलिक के नेतृत्व, यानी कि कराचल अभियान 10,000 सैनिकों की टुकड़ी अपने भांजे खुसरो मलिक के सेनापति के रूप में उसको भेज दिया। प्रारंभ में क्षेत्र में कुछ सफलता प्राप्त हुई, लेकिन पहाड़ों की चढ़ाई अन्य कठिनाइयों के कारण सेना को भीषण हानि उठानी पड़ी। वर्षा और बीमारी के कारण भी, वर्षा व बीमारी के कारण भी, वर्षा व बीमारी के कारण भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ा, और लौटती हुई सेना पर पहाड़ी लोगों ने आक्रमण कर दिया। लौटती हुई सेना पहाड़ी क्षेत्रों पर पहाड़ी लोगों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। आज पहाड़ी लोगों ने आक्रमण कर दिया तो 10,000 सैनिक थे वो भी काम में आ गए थे, और उसको भारी क्षति या हानि उठानी पड़ी। शेष सेना को नष्ट कर दिया। बर्नी कहता है कि 10,000 सैनिक, बर्नी कहता है कि 10,000 सैनिकों में केवल 10 सैनिक ही जीवित बचे, और
बाद में देखते हैं कि ये योजना भी उसकी असफल सिद्ध हुई। ऐसा बताया जाता है कि जो बारिश हो गई थी, जमीन गीली हो गई, वहाँ पर इसकी वजह से मलेरिया महामारी इस प्रकार की प्लेग की बीमारी वहाँ पर जब फैल गई थी और फिर पहाड़ी लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो ये योजना भी सफल नहीं हो पाई। अब देखते कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो 5 योजनाएं थी, 5 योजनाएं असफल सिद्ध हुई थी। और इसके बाद में अपने देखते हैं आगे कि 5 योजनाएं सफल होने के बाद में उन्होंने फिर भी अपने समाज के लिए, अपने राजस्व के लिए उन्होंने और भी कार्य किए। अब उन कार्यों के अंतर्गत हम देखते हैं कि राजस्व सुधार के अंतर्गत भी उन्होंने कार्य किए। एक तो अकाल संहिता, अकाल संहिता, अकाल संहिता। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों के लिए सहायता की। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जो अकाल पीड़ितों के लिए सहायता की और उससे निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर खोले गए। उनसे निपटने के लिए दिल्ली में राहत के लिए शिविर खोले गए, राहत शिविर खोले गए। अवध जहां पर अकाल नहीं पड़ा था, अवध जहां पर अकाल नहीं पड़ा था, वहां से लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था, क्या वहां से लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था करवाई। अकाल से राहत के लिए उसने अकाल संहिता तैयार कर दी। अकाल के उन्होंने अकाल संहिता तैयार कर। अब बात होती है अकाल संहिता तैयार करा तो उसमें उन्होंने कुएं खुदवाए, बीज और हल खरीदने के लिए कृषकों के लिए कृषि ऋण सौदार दिए। बीज और कुएं खुदवाए, हल के लिए खरीदने के लिए कृषकों को हल खरीदने के लिए क्या दिए, ऋण दिए, जिसको क्या कहते थे, सौधार कहते थे, सौधार कहते हैं। महामारी। द्वापर क्षेत्र काल के दौरान दिल्ली क्षेत्र प्रदेश में अनेक भागों में प्लेग महामारी फैल गई थी। इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़कर शाही शिविर से 80 किलोमीटर दूर चला गया और गंगा के किनारे स्थित एक स्वर्ण द्वारी स्थापित कर रहे, कन्नौज के निकट, या कन्नौज के निकट एक स्वर्ण द्वारी स्थापित करवाई और वहां पर वो 2 साल रहे। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने विस्तार योजना अपनाई थी और एक नया विभाग भी स्थापित करवाया था। कृषि के क्षेत्र में कृषि के विस्तार की योजना, विस्तार की योजना, कृषि के विस्तार की योजना के लिए उन्होंने स्वर्णगिरी द्वार से लौटने के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक कृषि का विस्तार और सुधार और एक वृहद योजना बनाई। उसने कृषि से संबंधित एक नया विभाग, यह नया विभाग बनवाया जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। क्या नाम था, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना करवाई, की स्थापना करवाई। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने करवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका प्रधान अमीर कोही था। इसके अंतर्गत 75 गुणा 75 का विकास योजना तैयार की गई। 75 किलोमीटर
किलोमीटर। इसके अंदर किसानों को अच्छी फसल उगाने पर जोर डाला गया था। इसके लिए किसानों पर अच्छी फसल तैयार करने के लिए जोर डाला गया था। बर्ने लिखता है इस प्रकार के जो इस बर्ने लिखता है बर्ने लिखता है कि इस प्रकार जो के बदले गेहूं लगाया है, जो के बदले गेहूं लगाया है, गेहूं के बदले गन्ना, गेहूं के बदले गन्ना और गन्ना के बदले अंगूर और खजूर लगाया है। अंगूर व खजूर लगाया गया। इस योजना के तहत 3 वर्ष तक सौदा का प्रयोजन में 70 लाख से अधिक टन के मंजूर किए गए, किंतु ये योजना भी सफल नहीं हो सकी। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत सारी योजनाएं क्यों विफल होती, यानी कि ऐसा बताया तो सही समय पर लागू नहीं हो पाई होंगी, तो हम देखते किसी न किसी बहाने की वजह से ये योजनाएं असफल रहेगी। अब अपना जो अगला टॉपिक होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक, छोटा सा मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। कौन मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार में अपन देखते हैं। पहला अपन अभी देखा था खुरासान विजय योजना, इसके बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे। खुरासान विजय योजना। दूसरा है नगरकोट की विजय, नगरकोट की विजय। तीसरा है राजपूत राज्य, लेकिन राजपूत राज्य से भी उन्हें संघर्ष चला। चौथा है अपना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विद्रोह। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह थे, 22 विद्रोह। कितने विद्रोह हुए थे? 22 विद्रोह। इसके बाद में आता है बहुद्दीन गुरसप का विद्रोह। अगला क्या है? बहुद्दीन गुरसप का विद्रोह। पांचवा बहुद्दीन गुरसप का विद्रोह। और छठा है अपना बहराम आइबा का विद्रोह। बहराम आइबा का विद्रोह। और सातवां है गियासुद्दीन बहादुर का विद्रोह। गियासुद्दीन बहादुर का विद्रोह। आठवां है कमालपुर के विद्रोह। कमालपुर
कुल के विद्रोह और नवा सेवान का विद्रोह, सेवान का विद्रोह, और 10वां है अपना बंगाल का विद्रोह, बंगाल का विद्रोह। इसके बाद में विद्रोह दक्षिण भारत का विद्रोह अगला है दक्षिण भारत का विद्रोह 11वां और 12वां। माबर का विद्रोह, माबर का विद्रोह, माबर का विद्रोह। इसके बाद गुलबर्गा का विद्रोह, गुलबर्गा का विद्रोह। हम देखते हैं उसके शासनकाल में 27 विद्रोह हुए थे। गुजरात में सदर विद्रोही, गुजरात में सदर विद्रोह, आंध्र का विद्रोह, देवगिरी के सदामीर विद्रोह, बहमनी राज्य की स्थापना। यानी कि देख जाते हैं उसके शासनकाल में बहुत सारे जो विद्रोह हुए, सब 22 विद्रोह बताए जाते हैं। तो हम देखते हैं उसका जो साम्राज्य विस्तार, उसके साथ में कितना बड़ा विस्तार हुआ। और उन्होंने इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के अंतर्गत विजय प्राप्त की थी। इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने बाह्य क्षेत्रों पर भी उन्होंने विजय की योजना जो बनाई थी। आज जो हमारा टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। कल अपन जो नया टॉपिक लेके आएंगे तुम्हारे सामने।